भारत में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचो, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देकर घर लौटते भी नहीं हो, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जामिनेशन रद्द हो चुका है। और परीक्षा रद्द। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में खबर, पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो पेपर लीक माफिया से बचा हुआ। किसी भी एग्जाम का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा। हर बार गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ गिरफ्तारियां होती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक होता है। आइए समझते हैं गहराई से कि इस पेपर लीक के पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है इसके मूल कारण जिससे कि पेपर लीक की जाती है, एक स्टूडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इस पेपर लीक को रोका जा सकता है। ये बताना कि पेपर लीक की शुरुआत कब हुई थी ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पेपर लीक वर्षों से होती आ रही है। ये घटना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी एग्जाम जैसे बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्रवेश परीक्षा में वर्षों से की जा रही है। 2015 में बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम की परीक्षा का पेपर लीक काफी वायरल हुआ था। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? बिहार में पॉलिटिकल साइंस की जलन और आर्ट्स की फर्जी टॉपर रूबी रॉय अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि आखिर असली टॉपर है कौन। तो अब सबके सामने है बिहार की असली टॉपर कीर्ति भारती। पेपर लीक के पीछे का जो मास्टरमाइंड होता है, जिसको सेटर भी बोलते हैं, वो इस पेपर लीक को एक बिजनेस मानता है, जिनका डायरेक्ट लिंक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलती है और उनको सिक्योरिटी मिलती है। इनके साथ होते हैं क्वेश्चन सोल्वर या स्कॉलर, जो अलग अलग एग्जाम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग स्कॉलर होते हैं या एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग स्कॉलर होते हैं। जो जितना ज्यादा बार रिजल्ट दे चुका है उसको उतना ज्यादा पैसे और उतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। किस एग्जाम में स्कॉलर को कितना पैसा मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एग्जाम कितना टफ है, यानी कितना कॉम्पिटिटिव है, या उस जॉब में कितना पे स्केल मिलने वाला है। अगर किसी स्टूडेंट के जगह पर एग्जाम देना है तो उसका रेट अलग होता है। और तीसरी पार्टी है स्टूडेंट, यानी एंड कस्टमर, जिससे कि पैसे लिए जाते हैं। स्टूडेंट से कुछ एडवांस में पैसे लिए जाते हैं, जिसको बुकिंग अमाउंट या एडवांस मनी बोलते हैं, ताकि बाद में वो स्टूडेंट मुकर न जाए। स्टूडेंट से पैसा इस शर्त पे लिया जाता है कि अगर काम नहीं होता तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। जनरली ये पैसा वापस होता नहीं है, वो अगले एग्जाम के लिए एडवांस के तौर पर रख लिया जाता है, या अब देंगे तब देंगे करते करते वो बंदा ही गायब हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट उसी को एडवांस देना पसंद करते हैं जो जानने वाला हो या किसी और फैमिली फ्रेंड के थ्रू उसको पर्सनली जानता हो। जाहिर सी बात है कि एडवांस मनी देते वक्त पेरेंट्स का भी स्वीकृति होता है, अदरवाइज इतना मोटा रकम एक स्टूडेंट कहां से अरेंज कर पाएगा। जनरली ये अमाउंट टोटल फी का 50% या एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट होता है, और ये पैसा कोई ब्लैक मनी नहीं होता बल्कि हार्ड अर्न कैश होता है, जो उसके पेरेंट्स की लैंड, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स को बेचकर या गिरवी रख करके देते हैं। इनके कुछ छोटे छोटे एजेंट्स भी होते हैं जो अपना स्टूडेंट लाते हैं और उस स्टूडेंट लाने के बदले इनको कुछ कमीशन दिया जाता है। इस पूरे नेक्सस को अगर एक कंपनी की तरह देखें तो मास्टरमाइंड को आप सीईओ, स्कॉलर को पार्ट टाइम एम्प्लॉय और कैंडिडेट को एंड यूजर आप बोल सकते हैं। मास्टरमाइंड का काम ही है कि उन सभी संभावनाओं को तलाशते रहना जहां से कि पेपर लीक हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के एग्जाम के सेंटर तक कहीं न कहीं ये मास्टरमाइंड कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। यदि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा हो तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी से लेकर ऑनलाइन सेंटर तक कहीं न कहीं पेपर लीक कर ही लेते हैं, क्योंकि पेपर लीक करने वाले को मुंह मांगी रकम मिलता है। किसी किसी को काम करने के पैसे मिलते हैं और किसी किसी को मुंह बंद रखने के पैसे मिलते हैं, चाहे वो एक प्यून हो या एक बड़े साहब, सभी मिलकर के पैसे खाते हैं। अगर इसमें से कोई पकड़ा गया तो सबसे पहले एग्जाम एजेंसी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि पेपर लीक हुआ। यदि पेपर लीक के सबूत उनको दिया जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। यदि नहीं पकड़े गए तो सब कुछ ठीक। यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा उनके साथ होता है जो कैंडिडेट रियली में डिजर्व करते हैं, जो जी जान लगा करके 18-18 घंटे तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का, क्योंकि कोई कैंडिडेट 50 लाख रुपया का अगर जॉब लेता है तो उसका पहला उद्देश्य होगा पैसे की रिकवरी करना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसे दे करके जॉब लेने वाले टीचर का कितना टैलेंट होता है। सर संज्ञा का मतलब बताइए। व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, लेकिन सर हमको याद नहीं आता। कोका सर, सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिया ना, तबीयत खराब हो गया था ना। वर्णमाला में सर वो
48 है। इसमें इन टीचर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट जो है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू नहीं बल्कि मुखिया के द्वारा हुआ था, जिसका कि बेसिक पे 1500 रुपीज रखा गया था, जिनका नाम था शिक्षा मित्र। दरअसल इनका रिक्रूटमेंट एक टेम्पोररी टीचर के रूप में रखा गया था, लेकिन उन्होंने बाद में हड़ताल करके परमानेंट करवा लिया। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। पेपर लीक का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मैंने कुछ रीजन को हाईलाइट किया है जिससे कि पेपर लीक के फ्रॉड को समझना आसान हो जाएगा। पहला रीजन है करप्शन इन सिस्टम। द हिंदू के इस रिपोर्ट को देखिए। करप्शन में इंडिया 93 रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। एजुकेशन सिस्टम में करप्शन पेपर लीक का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में नॉट 100% बट 90% सिस्टम में रिश्वतखोरी या घुसखोरी चल रही है। इसी से एग्जाम माफिया को आसान हो जाता है पेपर लीक को करवाना। दूसरा है इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट। जिस किसी व्यक्ति को भी क्वेश्चन पेपर का एक्सेस होता है, जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तब तक इम्पॉसिबल है पेपर लीक करवाना। जैसे टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ या प्रिंटिंग प्रेस। पेपर लीक में इन सभी का मिली भगत होती है। तीसरा है वीक सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना एग्जाम अथॉरिटी की ड्यूटी है, जैसे एग्जाम पेपर का ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग या स्टोरेज। इस तरीके से पुअर सिक्योरिटी और लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण एग्जाम माफिया कहीं न कहीं लूपहोल ढूंढ लेते हैं और पेपर लीक हो जाती है। चौथा है टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटी, यानी कि तकनीकी कमजोरियां। यदि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी एक मेजर इशू होना चाहिए, लेकिन इसको भी हैकर बड़े आसानी से हैक कर लेते हैं और इसमें बड़े बड़े गिरोह शामिल होते हैं, यानी इनका साइबर सिक्योरिटी ही वीक होता है या निगरानी करने वाले ही वीक जाते हैं। पांचवा है लीगल प्रोस्पेक्ट। हमारे यहाँ किसी भी ऑफेंस के लिए कानून की कमी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अभी तक बड़े बड़े पेपर स्कैम में सजा के रूप में कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, जैसे कि उम्र कैद या हेवी पेनल्टी वगैरह। 2003 में एक बड़े पेपर स्कैम का पता चला था जिसका मास्टरमाइंड का नाम था रंजीत डॉन। रंजीत डॉन को 26 नवंबर 2003 को सीबीआई द्वारा कथित रूप से कैट की परीक्षा के पेपर लीक करते हुए दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। छानबीन में पता चला था कि रंजीत डॉन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे IIM, IIT, मेडिकल एंट्रेंस जैसे बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक करवाता है। रंजीत डॉन का नाम कैट पेपर लीक, ऑल इंडिया मेडिकल PG एंट्रेंस पेपर लीक, सीबीआई पेपर लीक, मेडिकल पेपर लीक और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम घोटाला में आरोपी के तौर पर सामने आया था, लेकिन वह भी कुछ दिन जेल में रहने के बाद छूट जाता है। 2003 कैट पेपर लीक मामले में उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वो 1.5 साल तक जेल में बंद रहा। इसी तरीके से 2013 में भी एक बहुत बड़ा पेपर स्कैम का पता चला था, जिसका नाम था MP व्यापम स्कैम, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। व्यापम स्कैम का मास्टरमाइंड था डॉक्टर जगदीश सागर एंड डॉक्टर संजीव शिल्पकर। इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में छूट गए। तो मास्टरमाइंड पकड़े भी गए थे, लेकिन लॉ में इतने सारे लूप होल है जिसके कारण ये छूट जाते हैं, जिससे कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाया, जिससे कि मास्टरमाइंड को डर लगे। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि इन मुट्ठी भर माफियाओं के चलते जो पेपर लीक होता है उससे एक स्टूडेंट के ऊपर क्या गुजरती है, वो कितना असुरक्षित महसूस करते हैं अपने भविष्य को लेकर। पहली बार की जो एग्जाम कैंसिल हो जाता है उसका तो री एग्जाम हो भी जाता है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए उसी स्टूडेंट को एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। स्टूडेंट का मनोबल इतना ज्यादा टूटता है कि वो मजबूर हो जाता है रोड जैम और ट्रेन को रोकने पर। स्टूडेंट का ये एंगर और एंजाइटी इतना करने के बाद भी आज तक किसी स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिला। तो क्या है कोई ऐसा तरीका जिससे कि पेपर लीक या चीटिंग को रोका जा सके? 2023 में गुजरात सरकार ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसने पेपर लीक को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना। इसमें शामिल व्यक्ति को 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता है। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें प्रावधान है कि पेपर लीक में शामिल व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है प्लस 10 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। ये दोनों कानून स्टेट लेवल पर है, जिसमें कि अभी तक कोई बड़ा माफिया नहीं पकड़ा गया। इंडिया में कानून की कमी नहीं है, लीगली आप एक आवारा कुत्ते को भी नहीं मार सकते, लेकिन कमी है पॉलिटिकल विल पावर। जैसे ही कोई माफिया गिरफ्तार होता है उसको छुड़वाने के लिए बड़े बड़े नेता या ब्यूरोक्रेट्स लग जाते हैं और बरी होने के बाद फिर से वो वही काम में लग जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े नियम और कानून आम जनता के लिए होते हैं, बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिर्फ दिखावा होता है। जब तक स्टूडेंट्स इस चीजों से नहीं बचेंगे तब तक इन माफियाओं का बिजनेस इसी तरह चलता रहे। यदि अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि पैसे के बल पर हमें सरकारी नौकरी लेनी है या अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, पैसे से आप नौकरी ले सकते हैं, टैलेंट नहीं। टैलेंट किसी और का यूज हुआ है, आपका नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।